जय श्री कृष्णा दोस्तों हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। और हाउस प्रॉपर्टी में अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है, अगर आप कहेंगे तो मैं एक बार और क्विक रिवीजन करवा दूं या फिर रिमाइंड करा देता हूं कि भाई हमने कौन कौन से टॉपिक फिनिश किए हैं। एक सेकेंड दोस्तों, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना अगर कोई भी किसी भी टॉपिक में समझने में अगर प्रॉब्लम आ रहा है। वैसे आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो 8.8 है, स्पेशल प्रोविज़न फॉर अरियर्स ऑफ रेंट। अरियर्स ऑफ रेंट मतलब पिछला रेंट जो है वो अब मिला है, एंड अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली। और अनरियलाइज रेंट जिसको हम मान चुके थे कि भैया ये तो रेंट लेके भाग गया, अब देगा नहीं, लेकिन अब वो मिल गया। तो ऐसे केसेस में क्या करें, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं। हमने सर बहुत छोटा चैप्टर है ये, कोई ज़्यादा पॉइंट्स हैं नहीं। आप 1 से 2 बार इन लेक्चर्स को देखेंगे, सब समझ में आ जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी लेसन नंबर 8, सबसे पहला सेक्शन हमने बेसिस ऑफ चार्ज देखा था, ठीक है। सेक्शन 22 डीम्ड ऑनरशिप, सेक्शन 27, फिर ये सारे डीम्ड ऑनरशिप के ही पॉइंट्स थे। कब कब टैक्सेबल नहीं होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वो भी हमने देख लिया था। कंपोजिट रेंट क्या है वो देख लिया था। को ऑनर्स किसे कहते हैं अच्छे से समझा हमने इसको भी। कब कब प्रॉपर्टी इनकम होगी लेकिन टैक्स नहीं किया जाएगा। फिर कंप्यूटेशन जो इसका सबसे मेन टॉपिक था, जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएगा पेपर में, कि उसमें सर 3 टाइप के होंगे, लेट आउट प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी को मान सकते हैं, और उसके बाद जो कोई एक्सेस प्रॉपर्टी है तो वो डीम्ड लेट आउट होगा। फिर हमने इसकी कंप्यूटेशन देख ली थी, उसमें ये देखा था कि सर जो लेट आउट में उसमें एक्सपेक्टेड रेंट भी होगा, एक्चुअल रेंट भी होगा, फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी सब निकलेगा। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड और डीम्ड लेट आउट में जो सेल्फ ऑक्यूपाइड उसमें तो सब कुछ नील नील ही हो जाएगा, कुछ है ही नहीं, बस उसमें तो लॉस आ जाएगा आपको 30,000 या 2 लाख का, अगर आपने इंटरेस्ट पे लोन लिया हुआ है। मतलब इंटरेस्ट लेके लोन लेके अगर घर बनाया हुआ है तो मैक्सिमम लॉस निकलेगा। अगर डीम्ड लेट आउट है उसमें आपको जो है वो इंटरेस्ट की डिडक्शन और म्यूनिसिपल टैक्सेज वाला पॉइंट, ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये हमने कंप्यूटेशन देखा। फिर एक एक पॉइंट को समझा कि एनुअल वैल्यू क्या है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट क्या है। फिर ये आपके क्वेश्चन में दिए जाएंगे कि ये एक्सपेक्टेड रेंट है, ये फेयर रेंट है, ये म्यूनिसिपल वैल्यू है, ये म्यूनिसिपल टैक्स है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर अनरियलाइज रेंट को समझा था, म्यूनिसिपल टैक्स के बारे में क्या है, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिल जाता है। फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो सारा इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा, प्री हो या पोस्ट हो। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो 5 इंस्टॉलमेंट में मिलता है, पोस्ट का है जितना आपने 1 साल में खर्चा किया वो मिल जाता है। लेकिन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है दोस्तों तो उसमें एक मैक्सिमम सीलिंग लिमिट दे दिया कि भाई 2 लाख से ज़्यादा की रिडक्शन नहीं मिलेंगे, और वो भी अगर 1 अप्रैल 2099 के बाद है, रिकंस्ट्रक्शन और रिपेयर के लिए किया तो 30,000 से ज़्यादा नहीं देंगे। 1 अप्रैल 2099 के बाद अगर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है और 5 साल के अंदर घर बना लिया तो 2 लाख का दे देंगे। नहीं तो 1 अप्रैल 2099 से पहले लिया, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया, घर बनाने के लिए लिया, तो भी 30,000 का। ये सारी कंडीशन दोस्तों। टैक्स जो है ना, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग का ही खेल है। अगर आपने समझ लिया कॉन्सेप्ट, आपने उसको थोड़ा सा मेमोराइज़ कर लिया कि इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, तो बस फिर तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। यहाँ पे कोई डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशन नहीं है सवाल में, बस आपको केस स्टडी दी जाएगी। ये बंदा है, इसके पास 5 घर है, इसके पास 3 घर है, इसके पास 2 घर है, इसका म्यूनिसिपल वैल्यू ये है, फेयर रेंट ये है, म्यूनिसिपल टैक्स ये पे कर दिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन इतना मिल जाएगा, है ना, लोन इतना ले लिया, इतना इंटरेस्ट दे दिया। वो 1 अप्रैल 1999 वाली बात डाल देगा सवाल में, और क्या करेगा वो आपकी मेमोरी लेवल को और आपकी अंडरस्टैंडिंग को ही तो चेक करेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, और कुछ भी कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप प्रैक्टिस करेंगे, और थ्योरी के मेरे इन लेक्चर्स को 2 से 3 बार आप सुन लेंगे। मैं सारे लेक्चर्स कोई 10 से 15 मिनट या 20 मिनट से ज़्यादा का बड़ा लेक्चर मेरा नहीं होता कि मैं आपको, मतलब इतना ज़्यादा लेंदी लेक्चर्स भी नहीं है, कि आप कूल होकर रिलैक्स होकर कभी भी 15-20 मिनट निकाल के आप उस लेक्चर को सुन सकते हैं। किताबें मैं कोशिश करता हूँ कि आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको किताब भी सामने नज़र आए, अच्छे तरीके से क्लियर दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये किताब का जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ से मैं नोट्स भी अपलोड करता रहूँगा। फिर ये हमने देख लिया। उसके बाद
आगे हमने ये पढ़ा कि सर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी, वो सारे पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये सारा हमने देख लिया। फिर एक एग्जांपल लिए, इसमें 5 घर हैं, कैसे सेलेक्ट करें कि कौन से 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर कर दे। भाई जिसका NAV ज़्यादा आ रहा है, जिस पर आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, उसको सेलेक्ट कर लो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, बाकी सबको डीम्ड लेट आउट डिक्लेयर करवा लो। तो ये हमने देख लिया था, ये एक एग्जाम्पल में यही था। अब आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है स्पेशल प्रोविजन फॉर अरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली। पहला रेंट रुका हुआ था, पहले किराएदार रेंट लेके भाग गया था, उसने दिए नहीं थे, लेकिन अब हमें मिल गया वो, अब वो हमें मिल रहा है। तो क्या करें, द अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव्ड इन अरियर और अनरियलाइज रेंट रियलाइज सब्सिक्वेंटली, बाद में रियलाइज हो जाता है, आफ्टर डिडक्टिंग 30% अमाउंट शैल बी चार्ज टू टैक्स, इसमें 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा और उसके बाद सारा टैक्स कर देंगे। सच रेंट इज रिसीव्ड बाय द असेसी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इट इज़ टैक्सेबल इवन इफ़ द हाउस इज नॉट ओन्ड। ये तब भी टैक्स हो जाएगा जब आपके पास वो घर नहीं है। भाई पैसा तो मिल गया ना आपको, डीम टू बी ओन्ड मान लिया जाएगा, अभी भी आप उसके ऑनर ही हो उस प्रॉपर्टी के। इन केस ऑफ रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, एक्सपेंडिचर ऑन रिकवरी इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। अनरियलाइज रेंट आपको मिल गया, उसमें एक्सपेंडिचर नहीं घटा सकते, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का मिल जाएगा। इट इज़ टू बी नोटेड दैट नॉर्मली इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ओनली इफ द टैक्सपेयर इज द ऑनर और डीम्ड ऑनर ऑफ द हाउस। अभी हमने क्या पढ़ा, ऑनर या फिर डीम्ड ऑनर होगा तभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगा। बट अरियर के केस में, अनरियलाइज्ड के केस में, आप अब ऑनर नहीं रहे, फिर भी आपको टैक्स कर दिया जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही। तो वही है, हाउएवर इन केस ऑफ अरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड और रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, प्रॉपर्टी इनकम इज टैक्सेबल इवन इफ नो हाउस इज ओन्ड और डीम्ड टू बी ओन्ड बाय द टैक्स पेयर। आप नहीं है आपके पास घर, तब भी आपको टैक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, नाउ मिसलेनियस पॉइंट्स देख लेते हैं। मिसलेनियस पॉइंट्स क्या है, इफ़ रेंट एक्चुअली कलेक्टेड इज जीरो एंड द एंटायर लॉस इज ड्यू टू वैकेंसी देन द ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज नील। अगर रेंट ही कलेक्ट हुआ है जीरो, पूरा का पूरा लॉस हो गया वैकेंसी की वजह से, तो नील हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा। जब पैसा ही नहीं मिला तो यार टैक्स किस बात का दें। वैल्यूएशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ये जो वैल्यूएशन है ये आप इसको छोड़ सकते हैं, ये एक म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट आपको हमेशा सवाल में दिया जाएगा, वो उसको आप रहने दो। नाउ थर्ड, if any property is self occupied for some period then that period cannot be treated as vacancy period। अगर कोई प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है किसी भी पीरियड के लिए तो उसको वैकेंट नहीं मानेंगे, अपने आप रह रहे हो ना उसमें, तो वैकेंट नहीं मानेंगे। इफ द म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द लैंडलॉर्ड इज मोर देन ग्रॉस एनुअल वैल्यू देन नेट एनुअल वैल्यू कैन बी नेगेटिव। अगर म्यूनिसिपल टैक्स जो लैंडलॉर्ड मालिक जो दे रहा है, ज़मीन का मालिक दे रहा है, और वो ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू से ज़्यादा है, तो भाई नेट एनुअल वैल्यू तो नेगेटिव आ ही जाएगा। मतलब नेट एनुअल वैल्यू भी नेगेटिव आ सकता है जब म्यूनिसिपल टैक्स ज़्यादा हो जाएगा GAB से। वेन एवर द हाउस आर डीम्ड टू बी लेट आउट, एक्सपेक्टेड रेंट कंप्यूटेड इन स्टेप 1 विल बिकम ग्रॉस एंड। जब हाउस डीम्ड टू बी लेट आउट माना जाएगा तो जो एक्सपेक्टेड रेंट फर्स्ट में स्टेप 1 में कंप्यूट होगा वही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी माना जाएगा, क्योंकि एक्चुअल रेंट रिसिप्ट तो उसमें होगा नहीं, क्योंकि डीम्ड लेट आउट वाला कॉन्सेप्ट है। जब आप उस टेबल में देखेंगे तो जो एक्सपेक्टेड रेंट है वही लास्ट में आके ग्रॉस एनुअल रेंट भी बन रहा है। नाउ सिक्स्थ, where the property is held as stock in trade and the property or any part of the property is not let during the whole or any part of the previous year, the annual value of such property or part of the property for the period up to 1 year from the end of the financial year in which the certificate of completion of construction of property obtained the competent authority shall be taken to be nil। अगर आप स्टॉक इन ट्रेड की तरह रख रहे हो और कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपके पास मिल गया तो उसकी वैल्यू नील हो जाएगी। समरी को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि सर इसमें ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, अब एक्सरसाइज पार्ट रह गया है, प्रॉब्लम्स इसमें दिए गए तो पढ़ लेते हैं, और मैं 1-2 सवाल यहाँ कर भी लेता हूँ, फिर बाकी के क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रहेंगे, आप करना घर पे बैठना। कोई समझने में दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो वो मैं सॉल्व करा दूँगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन, एक्स ओन अ हाउस एट दिल्ली। एक्स के पास एक घर है दिल्ली में, फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन बिलो कंप्यूट इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। देखो म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, इन दोनों का जो हायर क्या है 2,80,000, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है स्टैंडर्ड रेंट तक, और मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट कितना है 2,60,000। तो मैक्सिमम पहले स्टेप के लिए मेरी अमाउंट कैलकुलेट होकर आ गई है कितनी 2,60,000। तो अगर आपको लॉ पता है और अच्छे से याद है तो पता चल जाएगा, पहले 3 में मेरे काम की वैल्यू निकल के आ गई जी 2,60,000 स्टेप 1 की कैलकुलेशन, ठीक है ना। अब उसके बाद है एनुअल रेंट।
25,000 गुने 12 3 लाख दे दिया। वैकेंसी पीरियड 1 मंथ का है। अनरियलाइज्ड रेंट 1 मंथ का है। ये सब माइनस करते हैं। म्यूनिसिपल टैक्स पेड किया 25,000 का। एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है। ये जो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ग्राउंड रेंट, लैंड रेवेन्यू पे किया है, एक्सपेंसेस, इन सब का जो है ना वो सब 30% जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है इसमें मान लिया जाता है, अलग से इनकी डिडक्शन नहीं मिलती है। अब देख लेते हैं जी, इसने तो लोन पे लिया है घर, 20 लाख का लोन लिया है, 10% पर एनम LIC से लिया है, और वो भी 1/8/2015 एंड द कंस्ट्रक्शन 1/8/15 मतलब 23, 15/5 20 5 साल के अंदर अंदर अगर बन गया इसका घर, ठीक है ना। अगर इसने रेंट पे लिया है और 5 साल के अंदर अंदर रेंट पे दिया है, वो 5 साल के अंदर अंदर इसका बन गया तो पूरी डिडक्शन मिल जाएगी भाई, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं, इसका सोल्यूशन निकाल देते हैं। सर यही है स्टेप 1 का, तो हमने पहले ही मैंने आपको बता दिया 2,60,000 आएगा, वही चीज़ यहाँ लिखी गई है। एनुअल रेंट वैसे तो 25,000 गुने 12 3 लाख बनता है, लेकिन एक महीने का उसको मिला नहीं ना अनरियलाइज रेंट, तो उसको 2,75,000 मिल रहा है। तो हायर क्या है, स्टेप 1 में 2,60,000, स्टेप 2 में 2,75,000, तो ये हायर आ जाएगा 2,75,000। वैकेंसी 1 महीने की है, तो 1 महीने का 25,000 का नुकसान हो गया वैकेंसी की वजह से, तो 2,50,000 क्या आ जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो हाफ ही ऑनर पे कर रहा है, तो हाफ अगर ऑनर दे रहा है तो बॉर्न एंड पेड बाय, तो जो ऑनर पे कर रहा है ना उसकी डिडक्शन यहाँ मिल जाएगी। 25,000 का है, हाफ दे रहा है, 12,500 डिडक्शन मिल गई, नेट एनुअल वैल्यू आ गया सर। फिर डिडक्शन देखो 30% NAV का 2,37,500 का 30% डिडक्शन मिल जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्या है उसकी कंप्यूटेशन एक बार देख लेते हैं कैसे निकाला इन्होंने। डेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, डेट ऑफ जो बर्थ, डेट ऑफ इंटरेस्ट है जो जिस दिन डेट ऑफ बोरोविंग है 1/8/2015 को लिया, और डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है 1/1/19 को। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है 1/8/2015 से 31 मार्च 2018। कंप्लीशन है 1/1/2019, तो उससे जस्ट पिछला 31 मार्च क्या 31 मार्च 2018, तो यहाँ तक का पीरियड जो है वो प्री कंस्ट्रक्शन होगा और उसका 1/5 करना पड़ेगा। तो 2015-16 में 8 महीने, 16-17 और 17-18, तो ये 5,33,000 हो जाएगा। अब सर ये 5,33,000 का 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, तो 1,06,667 तो वो वाला मिल जाएगा। और फिर 18-19 से लेके 22-23 में जो पोस्ट कंस्ट्रक्शन का पीरियड है उसमें आपको पूरा मिलेगा। तो देखो सी, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट में कितना है 1,06,667। उसके बाद का पीरियड 1 साल में आप 20 लाख का 10% निकाल लो 2 लाख, तो 2 लाख इस साल का जो पोस्ट वाला है ये, और प्री कंस्ट्रक्शन वाला 1,06,667, तो टोटल 3,06,667। मतलब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में 2 चीज़ें देखेंगे कि सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो आएगा जिस दिन लोन लिया है और जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है उससे जस्ट पिछला 31 मार्च है, वहाँ तक का जो पीरियड का इंटरेस्ट होगा वो मेरा प्री कंस्ट्रक्शन होगा, और उसको 5 इक्वली प्रीवियस ईयर मुझे मिल जाएगा। तो 3 लाख निकला इसका, 5,33,000 में निकला, उसको 5 से डिवाइड कर दिया तो 1 लाख तो वो आ गया। फिर करंट प्रीवियस ईयर में सर 2 लाख रुपए मैं पे कर रहा हूँ, तो 2 लाख ये भी मिल जाएगा। तो 3,06,667 रुपये का आपका यहाँ पे ये देखो 3,06,667 का ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन 71,250 का है। तो टोटल डिडक्शन ये है। तो नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निगेटिव में आ गई है, 1,40,417 का उसको नुकसान हो गया है। ये हमने इस तरीके से प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व किया। अब इसके बाद जो प्रॉब्लम नंबर 2 है, पढ़ लेना आप, इसको करने की कोशिश करना। अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर ये नहीं हो रहा है, बिल्कुल आप रिलैक्स होके सॉल्व कीजिए। नहीं होता है तो मैं उसको करा दूंगा क्लास में, किसी भी दिन हम प्रॉब्लम या क्वेरी वाली क्लास ले लेंगे और उसमें वही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर से पढ़ा दूंगा, फिर एक अच्छे से रिवीजन करा दूंगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं घर पे ट्राई कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। मैं कोई यहाँ पे 2-4 लेक्चर पढ़ा के छोड़ने वाला नहीं, मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर्स के लिए, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।